हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। मैं अपने इस वीडियो में बताने वाला हूं कि बिहार में चौकीदार के पद पे वैकेंसी निकाली गई है और इसका ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट भी हो चुका है। अगर आप 10वीं पास है, अगर आप चौकीदार बनना चाहते हैं तो बहुत आसानी से आप नौकरी पा सकते हैं। और दोस्तों, न तो इसमें कोई आपको एप्लीकेशन फी देना है और न ही कोई एग्जाम होने वाला है, ये आपको डायरेक्ट बहाली होने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सारी बात करेंगे कि ये फॉर्म निकल के कहाँ से आई है और इसमें कौन लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसमें किस तरह से आपको फॉर्म भरना है और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है किस प्रकार से होने वाला है, टोटल जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका जो नोटिफिकेशन निकला है और फॉर्म किस तरह से फिल करना है पूरे डिटेल्स आपको समझा देता हूँ। तो इसका यही नोटिफिकेशन निकाला गया है और इसके नीचे मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका फॉर्म भी नीचे में आपको दिया गया है। दोस्तों, यही है, इसका फॉर्म दिया गया है। इसी को आपको भर के कैसे जमा करना है और कौन जगह पे आपको जमा करना है, टोटल जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले मैं इसका आपको नोटिफिकेशन समझा देता हूँ कि कौन लोग इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, टोटल जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको कोटिवार रिक्त पद निकाला गया है। यहाँ पे जो आपको पद का नाम होने वाला है, ये आपको चौकीदार के पद है। इसमें जो कुल पदों की संख्या आपको 223 पदों की संख्या है। वेतनमान वेतन स्तर लेवल 1 की आपको सैलरी मिलने वाली है। देखिए, ये जो लेवल 1 के जो सैलरी है ग्रुप डी को भी मिलता है। तो मानिए इसका सैलरी मान के चलिए आपको 25,000 के आसपास इसका सैलरी मिलने वाला है। तो देखिए दोस्तों, इसके बाद इसके योग्यता की बात करते हैं। तो शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं या मैट्रिक अथवा समकक्ष समानता प्राप्त बोर्ड, मान्यता प्राप्त बोर्ड होगी। यानी कि इसमें आपको जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखा गया है, आप 10वीं पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे बताया गया है मैट्रिक या 10वीं अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। यानी कि आपको 10वीं में जितना भी नंबर आप लाए हैं, जितना भी नंबर आपको मिला हुआ है, उसी अनुसार से आपका मेधा सूची तैयार किया जाएगा। यानी कि आपको मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा और इसी प्रक्रिया के माध्यम से आपको जॉब मिलने वाला है। इसमें आपको किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होने वाले हैं, ये आपको डायरेक्ट भर्ती है। तो देखिए, आवेदन भेजने का पता दोस्तों यहाँ पे दिया गया है। जिला नियोजन पदाधिकारी, अरवल जिला नियोजनालय कार्यालय। आवेदन करने का शर्त, यानी कि आवेदन करने का शर्त बताया गया है, आवेदक द्वारा समय नियमित प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। यानी कि आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो जब भी आप फॉर्म फिल करिएगा तो उसमें आपको अपना जो आरक्षण है उसको इंगित करना है और बताना है कि हम इस कैटेगरी से आते हैं, तो आपको आरक्षण दिया जाएगा। अगर आप इंगित नहीं करिएगा तो आपको इसका आरक्षण के कोई भी लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। और इसमें आपको क्या करना है, जाति आरक्षण के लाभ लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट्स भी लगाना पड़ेगा। क्रीमी लेयर हो गया या आपको जाति प्रमाण पत्र हो गया, वो डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगाना पड़ेगा। इसके बाद देखिए, यहाँ बताया गया कि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र, इसमें क्रीमी लेयर नहीं होने का उल्लेख मान्य होगा। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। यानी कि यहाँ पे आपको बताया गया है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको अंचलाधिकारी द्वारा जो निर्गत जाति प्रमाण पत्र है वो आपको मान्य होगा। अभ्यर्थियों को पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को फिल करेंगे उसको आपको चरित्र प्रमाण पत्र, आपको जो थाना के द्वारा बनाया जाता है उसके द्वारा बना हुआ होना चाहिए और आपका चरित्र प्रमाण पत्र भी उसमें लगाना है। और जिनके पास चरित्र प्रमाण पत्र ना है वो क्या करे, आरटीपीएस के वेबसाइट पे जाके अपना चरित्र प्रमाण पत्र बना सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, आगे क्या बताया आपको बता देता हूँ। यहाँ बताया कि महिलाओं के लिए 35% शैक्षिक आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कि महिला के लिए जो आपको है 35% आरक्षण भी प्रदान किए जाएंगे। नियुक्ति में दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यानी कि जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, जो हैंडीकैप है, उनको 4% का आरक्षण दिया जाएगा। आवेदन पत्र अपूर्ण या त्रुटिपूर्ण रहने पर आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होगा। यानी कि अगर आप आवेदन पत्र गलत भरते हैं तो आपका जो आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, आपको डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा आवेदन पत्र को। और दोस्तों, इसमें सबसे मेन बात मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बताया गया है कि अभ्यर्थियों को अरवल जिला का निवासी होना अनिवार्य है। यानी कि ये जो वैकेंसी दोस्तों आपको निकाली गई है अरवल जिला के लिए निकाली गई है। और अगर आप अरवल जिला के निवासी है तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आप दूसरे जिला के स्टूडेंट हैं तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। अगर फॉर्म भरिएगा अभी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा
आप अपने ज़िले में देख सकते हैं कि वैकेंसी आया है नहीं आया। मैं अपने ज़िला में कैसे चेक करते हैं कि इसका फॉर्म आया है नहीं है, मैं अपने इससे पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि जिलावार कोई भी वैकेंसी आती है तो आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। अरवल जिला का है तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ बताया गया समक्ष स्वरूप निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, यानी कि अगर आप अरवल जिला से है, अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना जरूरी है। आवेदन के साथ समर्पित किए गई कोई भी कागजात यदि फर्जी पाई जाते हैं तो उनके लिए आवेदक स्वयं जवाबदेह होंगे, यानी कि आवेदन प्रक्रिया में आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, अगर उसमें कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाया जाता है तो इसका जो जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। सबसे पहले तो आपका फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसके बाद उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी, यानी कि इसके बाद आपको कानूनी प्रक्रिया से आपके ऊपर कार्रवाई भी किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं आगे और क्या बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे आवेदन पर पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों स्वयं अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है, यानी कि जब आप आवेदन करिएगा तो आपको कुछ प्रमाण पत्र बताए गए हैं यहाँ पे, उस प्रमाण पत्र को आप फोटोकॉपी आपको उसके साथ लगाना जरूरी है और आपको फोटोकॉपी लगाना पड़ेगा। तो इसमें जो डॉक्यूमेंट्स दिया गया है आपको इस सबसे पहले शैक्षणिक प्रमाण पत्र लगाना है, उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र लगाना है, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र केवल आरक्षण का दावा करने वाले पर लागू, यानी कि जो जाति प्रमाण पत्र वही लोग लगाएंगे जो आरक्षण के लिए दावा कर रहे हैं। अद्यतन प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक के द्वारा निर्गत हो, अद्यतन प्रमाण पत्र यानी कि आपका चरित्र प्रमाण पत्र है वो आपको पुलिस के द्वारा बना हुआ होना चाहिए, वो आपको लगाना है। इसके बाद साइकिल चलाने संबंधित स्व घोषणा पत्र महिला अभ्यर्थी के लिए लागू नहीं है, यानी कि जो साइकिल चलाने का जो आपको साइकिल चलाने आता है या नहीं आता है उसको एक सादा पेज पे आपको जैसे लेटर लिखते हैं उस तरह से आपको लेटर लिखना है, वो भी लेटर लिख के आपको इसके साथ संलग्न करना है, लगा के आपको उसके साथ अटैच करना है। इसके बाद दिव्यांग प्रमाण पत्र दिव्यांग के आधार पर आरक्षण दावा करने पर लागू होगा, यानी कि जो दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाएंगे जो आरक्षण के लिए दावा करते हैं कि हमको आरक्षण चाहिए, दिव्यांग है, वही इस प्रमाण पत्र को लगाएंगे। केंद्रीय पेंशन प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नतनी होने का परिचय प्रमाण पत्र केवल आरक्षण दावा करने वालों पर लागू होगा, यानी कि जो केंद्र पेंशन प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नाती नातिन है वो अगर दावा करते हैं आरक्षण के लिए तो उनको आपको उनका परिचय पत्र या प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। हाल ही की अतिरिक्त 2 रंगीन फोटोग्राफ के पीछे विज्ञापन संख्या, पद का नाम एवं पूरा पता उल्लेखित करें, यानी कि जो काल का जो आपका फोटो होना चाहिए वो भी आपको 2 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए। और फोटो के साथ आपको क्या करना है, विज्ञापन संख्या यानी कि 1/2024 में ऊपर आपको बताया था जो विज्ञापन संख्या निकाला गया है। उसके बाद आपको पद का नाम, तो पद का नाम है इसमें चकुदार का पद का नाम है तो आप चकुदार लिखिएगा। इसके बाद नाम एवं पूरा नाम यानी कि अपना नाम और पता भी आपको लिखना है। इसके बाद आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड लगाना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, किनको कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, टोटल जानकारी दे दिया हूँ। अगर आप आरक्षण के लिए करते हैं तो आपको आरक्षण के लिए अलग से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जितना भी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं टोटल बातें बता दिया हूँ। अगर किसी के पास ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अभी समय बचा हुआ है, आप जाके डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन आवेदन करके आप इस डॉक्यूमेंट्स को 5 से 7 दिन में प्राप्त कर सकते हैं। अगर नहीं भी हो पाता है तो ब्लॉक में जाकर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके आप 5 से 7 दिन में कोई भी डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा सकते हैं और आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए दोस्तों इसके बाद बताया गया कि आवेदन के लिए कोई शुल्क दे नहीं, यानी कि इसमें जो आप आवेदन करिएगा तो आपको 1 भी रुपया नहीं लगने वाला आवेदन के लिए, ये आपको निःशुल्क है, इसमें कोई पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। बस आपका जो पैसा लगेगा 10-20 रुपया लगेगा वो आपको आप फॉर्म फिल करके भेजिएगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से, उसी में जो आपको 10-20 जो भी रुपया खर्च हो वो आपको लगेगा। इसके अलावा इसमें फॉर्म फी में 1 भी चार्ज नहीं लगेगा, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए दोस्तों तब आगे बताते हैं आगे और क्या दिया गया है इसके बारे में और आगे जानकारी क्या दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको बताया गया है आवेदन पत्र का प्रपत्र, यानी कि आपको जो फॉर्म दिया गया है इसी के नीचे नोटिफिकेशन में आपको फॉर्म भी दिया गया है, इसी फॉर्म को आपको भर के आपको स्पीड पोस्ट करना है। देखिए इस फॉर्म को किस तरह से भरना मैं टोटल जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो दोस्तों इसमें वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं करिएगा, स्किप करिएगा तो आपको फॉर्म फिल करने में बहुत से दिक्कत होगी। अगर आपका फॉर्म गलत तरीका से फॉर्म फिल होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से मैं आपको फॉर्म फिल के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो कॉलम आपको बना हुआ है ये कॉलम आपको नहीं भरना है, ये कॉलम जो है आपको कार्यालय उपयोग के लिए रखा गया है। यहाँ पे आपको जो है स्व अभिप्रमाणित जो आपका रंगीन फोटोग्राफ है यहाँ पे आपको फोटोग्राफ लगा देना है। फोटोग्राफ लगाने के बाद आपको क्या करना है, क्रॉस में जो सिग्नेचर हो तो वो सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे देखिए बताया गया विज्ञापन संख्या 1/2024
और जिला का नाम यहाँ पे अरवल दिया गया। तो यहाँ पे आपको विज्ञापन संख्या और जिला का नाम भरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको दे दिया, क्योंकि आपको यहाँ पे दे दिया गया विज्ञापन संख्या 1/2024 और जिला का नाम आपको अरवल बताया गया है। आवेदित पद का नाम, यानी कि किस पदों के लिए आप ये आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे चौकीदार के पद के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको चौकीदार लिखना है। उसके बाद आवेदक या आवेदिका का नाम हिंदी में, यानी कि यहाँ पे अपना हिंदी में नाम लिखिएगा, जो भी आपका नाम है यहाँ पे आपको हिंदी में नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पे अपना अंग्रेजी में नाम लिखिएगा। उसके बाद जिला नियोजन कार्यालय अरवल का निबंधन संख्या यहाँ पे आपको भरना है। इसके बाद पिता या पति का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। इसके बाद माता का नाम देना है। जन्म तिथि अंकों में मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पर, यानी कि यहाँ पे जो आपका जन्म तिथि लिखना है अंक में, वो आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो दिया गया उसी अनुसार से लिखेगा। आपको आधार कार्ड या और कोई डॉक्यूमेंट्स के आधार पर आपको जन्म तिथि नहीं देना है। आपको मैट्रिक के प्रमाण पत्र में जो आपका जन्म तिथि लिखा गया है उसी के अनुसार आपको अंकों में लिखना है जन्म तिथि। यहाँ पे आपको दिन लिखना है, किस दिन का आपका जन्म हुआ था, जो भी दिन हुआ था। जैसे 1 तारीख को हुआ था तो आप यहाँ पे 01 लिख सकते हैं। मंथ कौन सा, तो 02 है। अगर दूसरा मंथ है तो आपको यहाँ पे 02 लिख सकते हैं। वर्ष कौन सा था, जो वर्ष है यहाँ पे आपको लिख देना है। इसके बाद आपको शब्दों में लिखना है, जैसे 1 तारीख, दूसरा महीना, जिस ईयर आपका जन्म हुआ वो आपको यहाँ पे ईयर लिखना है। इसके बाद दिनांक 1/7/2024 को उम्र, यानी कि दिनांक 1/7/2024 को आपका कितना उम्र हो रहा है, कितना महीना हुआ, कितना दिन हुआ है, टोटल आपको यहाँ पे जानकारी देना है। तो इसका उम्र जो है आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सटीक तरीका से, तो आप गूगल क्रोम में जाए, एज कैलकुलेटर सर्च करिएगा तो बहुत से उसमें ऑप्शन आएगा। किसी भी ऑप्शन में जाके आप क्लिक करके अपना परफेक्ट एज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कितना वर्ष हुआ है, यानी कि 14 वर्ष हुआ, या आपके यहाँ 20 वर्ष हुआ, 25 वर्ष हुआ, तो यहाँ पे आपको वर्ष लिखना है। कितना महीना हुआ है, यानी कि 1/7/2024 के हिसाब से 6 मंथ 7 मंथ वो आपको दे देना है। कितना दिन हुआ है तो दिन भी आपको यहाँ पे बता देना है। इसके बाद लिंग आपको बताना है, मेल है या फीमेल है। इसके बाद क्या आप किसी आरक्षित वर्ग से है, अगर है तो यहाँ पे हाँ देना है, नहीं है तो नहीं देना है। अगर यदि हाँ तो संबंधित आरक्षित वर्ग के उल्लेखन करें, यानी कि अगर आप है आपको आरक्षित वर्ग का तो आपको संबंधित आरक्षित वर्ग का उल्लेखन करना पड़ेगा। अनुसूचित जनजाति से है या अनुसूचित जनजाति से है, या अत्यंत पिछड़ा वर्ग से है, या पिछड़ा वर्ग से है, या पिछड़ा वर्ग महिला है, यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा। अब अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति से आते हैं, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं यहाँ पे आपको बताना है। इसके बाद क्या करना है, आरक्षित वर्ग के अधीन जाति का नाम, यानी कि जो भी आप आरक्षित वर्ग के अधीन जो भी आपका जाति का नाम है यहाँ पे आपको अपने जाति का नाम लिखना है। इसके बाद अस्थायी पूर्ण पता, अस्थायी पूरा पता, यानी कि अस्थायी पूरा पता का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। ग्राम, पोस्ट, थाना, प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट जो भी है टोटल आपको यहाँ पे देना है। इसके बाद वर्तमान पूर्ण पता, जहाँ पे अभी वर्तमान में आप रह रहे हैं वहाँ का पता देना है। अगर आप जहाँ जन्म हुआ है वहीं पे आप रह रहे हैं तो आपको दोनों पता है सेम लिखना है। अगर अलग अलग है तो आप पता अलग अलग लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए बताया गया है आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना है कि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं, अगर है तो यहाँ पे हाँ देना है, नहीं है तो नहीं देना है। यदि हाँ तो दिव्यांग का स्वरूप अंकित करें, अगर यदि है तो अपना दिव्यांगता का जो स्वरूप है यहाँ पे अंकित करना है। किस प्रकार का आप दिव्यांग है वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। दिव्यांगता का प्रतिशत लिखना पड़ेगा, आप कितना % दिव्यांग है वो आपको यहाँ पे जानकारी देना है। यहाँ पे देखिए क्या आप अरवल जिला के अस्थायी निवासी है, तो यहाँ पे हाँ करिएगा, क्योंकि आप अगर अरवल जिला के निवासी नहीं है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। यदि हाँ तो पूर्ण पता का उल्लेखन करिए। अगर आप अरवल जिला के निवासी है तो पूर्ण पता, जैसे ग्राम, पोस्ट ऑफिस, थाना, जिला जो भी है पिन कोड के साथ आपको पूरा पता यहाँ पे डालना है। इसके बाद वैवाहिक स्थिति, विवाहित है या अविवाहित यहाँ पे लिखना है। अगर विवाहित है तो विवाहित लिखे, अविवाहित है तो अविवाहित आपको लिखना है। क्या आप पूर्व से सरकारी सेवा में कार्यरत है अथवा नहीं, अगर आप पूर्व से किसी भी सरकारी नौकरी में अगर आप कार्यरत है तो हाँ दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिएगा। यदि हाँ तो पूर्ण विवरण आपको देना, यदि हाँ है तो किस विभाग में है, उसका बैच नंबर क्या है, टोटल आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। क्या आप विज्ञापन में अंकित आवश्यक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं, यानी कि आपको यहाँ बताया कि आप विज्ञापन में जो अंकित आपको न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है वो आप धारण करते हैं। यहाँ पे आपको हाँ ही करना है, क्योंकि इससे कम शैक्षणिक योग्यता है तो आप इस फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। यहाँ पे देखिए शैक्षणिक योग्यता का विवरण देना है। यहाँ पे आपको जैसे उत्तीर्ण परीक्षा, यहाँ पे मैट्रिक है तो मैट्रिक लिखना है। संकाय या विषय का नाम बताएंगे, यहाँ पे आपको सत्र बताना, कौन सा सत्र आपका था, उत्तीर्ण का तिथि, किस वर्ष आप पास हुए थे, डेट के साथ यहाँ पे आपको बताना है। विद्यालय या कॉलेज का नाम आपको बताना है, किस बोर्ड से है, CBSE से है या BSEB बिहार बोर्ड से है, जो भी बोर्ड से यहाँ पे आपको बताना है। इसके बाद देखिए कुल प्राप्तांक, यानी कि कितना नंबर का आपको एग्जाम हुआ तो इसमें से प्राप्त प्राप्तांक, यानी कि कितना नंबर आप प्राप्त किए हुए हैं
आपका प्रतिशत क्या है, कितना प्रतिशत आपको मिला हुआ है, श्रेणी कौन सा है आपका। अगर कोई अभिव्यक्ति है तो यहाँ पे आप दे सकते हैं, नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अगर इसके बाद कोई इंटर पास है तो यहाँ पे इंटर की जानकारी आपको दे देना है। अगर ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन की जानकारी दे देना है। पोस्ट ग्रेजुएशन पास है तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का जानकारी दे देना है। और दोस्तों जो भी आपके पास डिग्री है यहाँ पे आपको जानकारी दे देना है। और स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा होगा कि कोई इंटर है, पोस्ट ग्रेजुएट की है, चाहे ग्रेजुएशन किया हुआ है, उसमें उसको कुछ ना कुछ छूट मिलेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो आपको वैकेंसी निकाला गया है 10th पास पे निकाला गया है। बस आपको शैक्षणिक योग्यता है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जो वैकेंसी आपको मैट्रिक के नंबर के अनुसार ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और आपको इसमें जॉब मिलने वाला है। देखिए इसके बाद और क्या जानकारी दिया गया मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ बताया गया है यदि आपके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वाद विचारणीय है तो हाँ दीजिएगा, नहीं है तो नहीं दीजिएगा। यदि हाँ तो पूर्ण विवरण यानी कि किस प्रकार का केस आपके विरुद्ध न्यायालय में है वो आपको पूर्ण जानकारी देना है। कि आप किसी न्यायालय द्वारा दंडित किए गए, हाँ तो हाँ दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। यदि हाँ तो वाद का पूर्ण विवरण दे या किस प्रकार को आपको दंड मिला न्यायालय के द्वारा वो आपको पूर्ण यहाँ पे डिटेल के साथ लिखना है। शारीरिक पहचान का विवरण यानी कि आपके शरीर में जो भी आपका निशान है वो आपको 2 निशान देना है। जैसे आपको कटा का निशान हुआ या तिल है, जो भी निशान है आपको यहाँ पे 2 निशान देना है शरीर का। देखिए इसके बाद आपको निम्नलिखित प्रमाण पत्र की स्वयं अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना पड़ेगा। यानी कि इसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, टोटल जानकारी यहाँ दिया गया है। जो भी डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा उसका एक फोटोकॉपी आपको लगाना है। तो देखिए यहाँ पे बताया गया शैक्षणिक प्रमाण पत्र। तो यहाँ पे देखिए जो भी शैक्षणिक योग्यता का जानकारी आप ऊपर दी है, अगर आप सिर्फ मैट्रिक पास है तो मैट्रिक का यहाँ पे लगाना है प्रमाण पत्र। अगर आप इंटर पास है इंटर को भी लगाना पड़ेगा। ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन पास है तो ग्रेजुएशन पास भी लगाना पड़ेगा। पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट का भी प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। जो भी जानकारी ऊपर में आपने दिया है उसका शैक्षणिक प्रमाण पत्र आपको लगाना पड़ेगा। इससे पहले भी मैंने आपको ऊपर समझा भी दिया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना है। फिर से मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। यहाँ पे आपको निवास प्रमाण पत्र भी देना है। जाति प्रमाण पत्र केवल आरक्षण का दावा करने वाले पर लागू होगा। यानी कि जो आप जाति प्रमाण पत्र लगाइएगा, आप आरक्षण के लिए दावा करते हैं तभी आप जाति प्रमाण पत्र लगाए, अगर नहीं दावा करना चाहते हैं तो नहीं लगाए। आचरण प्रमाण पत्र पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत हो, यानी कि आचरण प्रमाण पत्र जो आपको यानी कि थाना के द्वारा जो बनता है वो आपके आचरण प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। इसके बाद दिया गया साइकिल चलाने का संबंधित स्व घोषणा पत्र, यानी कि एक सादा पेज पे आपको जो जैसे लेटर लिखते हैं उस तरह से आपको लिखना है कि हाँ मैं साइकिल चला सकता हूँ। जैसे जो भी इसमें लिखना है टोटल आपको एक निबंध की तरह लिख के आपको यहाँ पे अटैच करना है। महिला अभ्यर्थी के लिए यह लागू नहीं है। महिला अभ्यर्थी जो है उसके लिए ये लागू नहीं है। दिव्यांग प्रमाण पत्र दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का दावा करने वाले पर लागू होगा। यानी कि जो दिव्यांग प्रमाण पत्र जो लगाएंगे तो दिव्यांगता है के आधार पर वो अपना दावा कर सकते हैं कि मैं दिव्यांग हूँ, उनको आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। केंद्रीय पेंशन प्राप्त स्वतंत्रता सेनानी के पोते पोती नतीन नतीन होने का परिचय या प्रमाण पत्र केवल आरक्षण दावा करने वालों पे ही लागू होगा, ये लगा सकते हैं। हाल ही की अतिरिक्त 2 फोटोग्राफ के पीछे विज्ञापन संख्या यानी कि 1/2024 लिखना है। पद का नाम आपको हो गया चौकीदार लिख दीजिएगा। नाम एवं पूरा पता यानी कि अपना नाम और पूरा पता शॉर्ट में लिख दीजिएगा। इसके बाद आधार कार्ड आपको लगाना है, इसके साथ आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी आपको लगाना है। यहाँ आपको बताना है कि जिस जगह से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस जगह का नाम देना है। जिस भी डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उस डेट का नाम देना है। और यहाँ पर भी आपको फोटो लगा देना है, वो भी रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए पासपोर्ट साइज का। इसके बाद आपको उम्मीदवार का हस्ताक्षर यहाँ पे अपना हिंदी में सिग्नेचर कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर कर दीजिएगा। बाकी बात दोस्तों यहाँ पे जो है आपको कार्यालय उपयोग के लिए कार्यालय का मुहर और साइन यहाँ पे किया जाएगा। तो ये टोटल फॉर्म भर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे जितना भी डॉक्यूमेंट्स मैं बताया हूँ उस डॉक्यूमेंट्स का आपको फोटोकॉपी करा लेना है। फोटोकॉपी कराने के बाद अपना नीचे साइन कर देना है सभी फोटोकॉपी पे। जब आप ये फॉर्म फिल कर लीजिएगा उसके बाद क्या करना है, जितना भी फोटोकॉपी है इसके पीछे अटैच कर देना है। और अटैच करने के बाद एक लिफाफा में पैक कर देना है। और लिफाफा के ऊपर भी आपको यहाँ पे विज्ञापन संख्या लिखने को बोला था और किस जिले का नाम देना था। और उसके बाद टोटल आप पता लिख दीजिएगा। उसके बाद आप पोस्ट कर दे, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। और उसके बाद आप ध्यान रखिएगा जो स्पीड पोस्ट है आपको 20 जुलाई से पहले ही करिएगा, क्योंकि स्पीड पोस्ट के माध्यम से जाने में भी आपको 1 से 2 दिन लग सकता है। अगर आप 20 तारीख को फॉर्म फिल करिएगा तो आपका फॉर्म जो है ना टाइम से वहाँ नहीं पहुँच पाएगा और आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए आप ये बात को मेन इस बात को याद रखिएगा कि जो भी फॉर्म आप फिल करिएगा वो 18 तारीख से पहले ही करिएगा। और दोस्तों इसका जब फॉर्म फिल करके भेजना कहाँ पे है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको जिस पता पे आपको इस आवेदन को भेजना है यहाँ पे दिया गया है जिला नियोजन पदाधिकारी
अरवल जिला नियोजनालय कार्यालय, अरवल प्रखंड परिसर, अरवल, पिन कोड इतना दिया गया है। इस पते पे आपको फॉर्म को भेजना है और यहाँ पे बता भी दिया गया कि लिफाफे पर विज्ञापन संख्या, पद का नाम अंकित करना अनिवार्य है। जो भी आप लिफाफे भेजिएगा इस पते पे, सबसे पहले तो आपको ये पता दे देना है। इसके बाद जो भी देखिए यहाँ पे पता दे दिया गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, लिफाफे पर ही आपको विज्ञापन संख्या 1/2024 वो आपको देना है। इसके बाद जो पद का नाम है, यानी कि आपको चौकीदार पद है तो चौकीदार लिख देना है। इसके बाद स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसी पोस्ट पे आपको इस फॉर्म को भेज देना है। तो चलिए दोस्तों, इसमें जितना भी जानकारी था मैंने आपको बारीकी से बता दिया हूँ। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा और आप इसी प्रकार से सरकारी योजना और सरकारी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हम लोग मोटिवेट होते हैं और वीडियो बनाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।